हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने जो लास्ट टॉपिक था वो चल रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आप पढ़ रहे थे। इसमें से इसकी हमने डिफिनीशन बता दी थी आपको, एक बार और फिर से हम रिवाइज किए दे रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी विमा, उसके मात्रक की बात करते हैं। तो देखिएगा, आपसे जो हेडिंग थी वो थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो था वो आपने पढ़ा था कि F/Q0। अब इसमें बच्चों बात करते हैं F/Q0 की। तो बताया था कि किसी परीक्षण आवेश को, Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, जिसको इंग्लिश में टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बहुत ही ये छोटा, अत्यंत अल्प होता है। तो एक परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, जब हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक जब लाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाएगा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाता है, मतलब वैद्युत बल आरोपित करता है। तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्य करने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हो गया था। अगर हम लोग यहाँ से मात्रक की बात, अब देखो यहाँ तक परिभाषा हमने लिखा दी थी, उसके बाद कैसे लिखेंगे परिभाषा के बाद कि माना एक धन परीक्षण आवेश, माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को, माना एक धन परीक्षण आवेश है Q0, जिसको क्या किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाता है, को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में उस पर कार्यरत बल कैपिटल F हो, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, लिखा हुआ उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होगा वो होगा F/Q0 के। F का बेटा जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह एक सदिश राशि होती है। तो E क्या है? E एक, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब बात ये आती है कि इसकी दिशा क्या होगी। तो जो ये वैद्युत बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। वैद्युत बल की दिशा, व कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, रेखाओं की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, दिशा होती है। बात समझना। अब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। पढ़ा है कि वैद्युत बल रेखाएं, आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? धन आवेश से किस तरफ चलती हैं? ऋण आवेश की ओर।
और अभी हमने बताया जो वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत बल की जो दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि वैद्युत बल रेखाओं की भी दिशा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो भी धन आवेश से किस तरफ होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। मतलब यदि केवल धन आवेश है, यदि केवल धन आवेश है तो आपको पता है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से क्या होती हैं, दूर की ओर जाती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं जब दूर की ओर जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो भी क्या होगी, धनावेश से दूर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी। अगर इकलौता केवल एक धन ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं में आपने पढ़ा है। तो चूंकि वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आती हैं और वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, इसका मतलब कि जो ऋण आवेश में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो ऋण आवेश की ओर होगी, धन आवेश से क्या होगी, धन आवेश से दूर की ओर होगी। इस बात का आपको आगे डेरिवेशन में जो उत्पत्तियां आएंगी, जो फार्मूले आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा यूज है, निगमन जो किए जाएंगे। तो इस बात को समझना जरूरी है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो धन आवेश से दूर की ओर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। और वैद्युत बल की भी दिशा होती है वैद्युत बल रेखाओं के अनुदिश। तो वैद्युत बल रेखाएं अगर बाहर की ओर प्लस है तो वैद्युत बल की दिशा बाहर की ओर, वो तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पे फिर निर्भर करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बात करते हैं, इसका ये मात्रक हो गया, इसके विमा की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। इसकी देखो हम लोग विमा की बात करें जब, तो ऊपर दिख रहा है बल F, नीचे दिख रहा है आवेश Q0। तो ऊपर जो होगी वो बल F की विमा और नीचे बात करेंगे तो आवेश दे रहा है Q0, तो Q0 की विमा ये होगी। अब बल की जो विमा होती है वो होती है MLT-2 और आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। आवेश बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी और I की विमा होती है A और समय की होती है T। आवेश में बताया भी था कि जो आवेश की विमा होती है वो होती है A इंटू टी। अब ये MLT-2, अब ये है घाते प्लस की, तो ऊपर जाएंगी तो घाते हो गई माइनस की। MLT, T माइनस के 2 ये है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो -2 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, A की पावर आ गया -1। तो ये आ गई किसकी, E की विमा। E की ये हो गई विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई। इसके बाद और विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद देखो बात करते हैं कि आपसे कह दे कि E का मात्रक लिखिए मूल मात्रकों के पदों में या MKS पद्धति में। कैपिटल E का मात्रक मूल मात्रकों या MKS पद्धति, मूल मात्रकों के पदों में या MKS पद्धति में। तो जब इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, मात्रक इसका, तो आप देख रहे हैं यहाँ विमा से निकाल लेंगे आसानी से। M दे रहा है द्रव्यमान और द्रव्यमान की जो विमा मात्रक, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम MKS पद्धति में। L है लेंथ, लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। T दे रहा है टाइम, समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड की पावर -3। A दे रहा है धारा, धारा का मात्रक है एम्पियर, एम्पियर की पावर -1।
और इस प्रकार इसका आ गया मूल मात्रक। इसको ज़रूरी नहीं आप बड़े ब्रैकेट में ही लिखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कल आपको बताया था परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। उसी के आगे हमने क्या किया कि माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, जिसको जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है कैपिटल F। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी थी कि बल बटे होता है आवेश, तो बल इंटू आवेश। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ऊपर न्यूटन, नीचे आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद E एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसमें क्या होगी? दिशा होगी। सदिश राशियों में होती है दिशा, तो इसकी दिशा किस पर निर्भर करती है? या तो वैद्युत बल की दिशा से आप पता कर सकते हैं, या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा से पता कर सकते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से दूर की ओर जाती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी, वो धन आवेश से क्या होगी? दूर की ओर होगी। और वैद्युत बल क्षेत्र ऋण आवेश में क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर आती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी जो दिशा होगी वो ऋण आवेश की ओर होगी। तो इस प्रकार ये हो गई। फिर इसकी विमा की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो ऊपर बेटा था बल, नीचे है आवेश, तो ऊपर F की विमा, नीचे आवेश की विमा। बल की विमा mLT-2, आवेश की विमा AT। ये प्लस की घातें दोनों की हैं, कुछ घात नहीं, मतलब एक एक है तो ऊपर जाएगी तो माइनस माइनस हो गई, घातें एक एक, -1 mLT-2 और -1 तो हो जाएगा -3 a की पावर -1। इसके मूल मात्रक की बात करेंगे MKS पद्धति के मात्रक की से, तो विमा की सहायता से निकाल सकते हैं। m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। L मतलब लंबाई, लेंथ, लेंथ का लंबाई का मात्रक मीटर। T मतलब टाइम, सेकंड, सेकंड की पावर -3 है तो सेकंड की पावर -3। फिर A एम्पियर, एम्पियर की पावर -1 है तो -1। और इस प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कंप्लीट हो गई। तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद अगली हेडिंग इससे रिलेटेड डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए अगली जो हेडिंग है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। अब है क्या कि जैसे कोई आवेश है, अब इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने माना एक +Q कूलाम आवेश है, एक +Q कूलाम आवेश है, ठीक, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K। ध्यान समझना, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, सेम थ्योरी ऐसी ही लिखनी है। तो माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K। एक +Q कूलाम आवेश, माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r मीटर की दूरी पर, +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्लियर? +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से समझिए इसको एक बार। माना एक +Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। +Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद फिगर बनाएंगे, अभी लिखाएंगे, अभी केवल समझ लो पूरा।
इसके बाद हमने क्या किया, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर रखा मान लेते हैं। एक छोटा सा धन परीक्षण आवेश है Q0 जिसको हमने क्या किया, बिंदु P पर रखा मान लिया। ठीक, फिर से पूरा एक बार देख लो। माना एक प्लस Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। प्लस Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। अब ध्यान देना, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इनके बीच जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच कार्य करता है वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, और जिसका नियम दिया था कूलाम ने। तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार बिंदु प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण आवेश Q0 पर या Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल F बराबर आपने पढ़ा है 1/4πε0, और यदि परावैद्युतांक दिया गया है तो परावैद्युतांक क्या लिख देते हैं कि Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह दे रहा है Q और Q2 की जगह दे रहा है Q0 अपॉन दूरी दे रहा है R, तो r², इतने न्यूटन। ये हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, और E बराबर आपने भी पढ़ा F अपॉन होता है Q0। F की बच्चों वैल्यू रखेंगे तो F का मान दे रहा है 1/4πε0 के Q0 अपॉन r², अपॉन में है Q0। इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हर में इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो ये किनारे किनारे गुणा होता है बीच बीच का, तो ये इसके गुणा में आएगा, तो ये ऊपर नीचे वाला आपस में कट हो जाएगा, मतलब ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर आएगा 1/4πε0 के Q0 अपॉन r², इतने न्यूटन प्रति कूलाम। Q0 तो कैंसिल हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम, अथवा इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यह आपको आगे मिलेगा वोल्ट प्रति मीटर। वीमा आपने पढ़ी कि mLT-3A-1 होती है। तो इस प्रकार ये आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फिर से एक बार देख लो, माना एक प्लस Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश, अब इसके बाद प्लस Q कूलाम के नियमानुसार प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो यह होगा। हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो F अपॉन Q0 होती है। F की वैल्यू जो ये आई थी ये रख दी, नीचे Q0 से Q0 कैंसिल, तो जो ये 1/4πε0 K बचेगा, Q बचेगा, नीचे r² बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद यदि माध्यम कैसा दिया गया हो, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, इसी में देख लो इस तरफ लिखे दे रहे हैं, यदि माध्यम निर्वात
अथवा वायु हो, तब के बराबर जो होगा वो कितना होता है निर्वात या वायु के लिए? 1 होता है। अब निर्वात या वायु के लिए के का मान है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो जब यहाँ 1 रखेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो केवल इतना आएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², इतने न्यूटन प्रति कूलम। तो यदि आपको परावैद्युतांक जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो यदि आपको परावैद्युतांक का मान नहीं दिया गया है या परावैद्युतांक का जिक्र नहीं हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब के का मान दिया गया होगा तब आप ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो लिखिए, माना एक +Q कूलम आवेश, माना एक +Q कूलम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। +Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में +Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसके लिए हम बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, एक अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं या Q0 रखा हुआ मान लेते हैं। उसके बाद ये फिगर बना के पूरा नोट कर लेंगे, सॉल्व हो गया। देखो, इसमें कुछ पॉइंट समझिए, नोट डाल दीजिए, नोट या विशेष। नोट, पहली चीज़ तो ये आती है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, अथवा वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं, अथवा वैद्युत सदिश भी कहते हैं। समझ रहे हैं कितने नाम से जाना जाता है? एक तो वैद्युत सामर्थ्य, अथवा वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य,
अथवा वैद्युत सदिश इतने नामों से जाना जाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कितने नाम से जाना जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य अथवा वैद्युत सदिश अथवा कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं, सदिश भी कहते हैं। इसके बाद इसमें देखो समझो, ये थी जब माध्यम क्या था? वायु या निर्वात था। ये क्या था? जब माध्यम कोई माध्यम था जिसमें कोई परावैद्युतांक था, जैसे जल हो गया, उसके आवेशों के बीच में कागज हो गया, ठीक है, कोई धातु रखी, धातु के लिए तो इन्फिनाइट हो जाता, कोई बात ही नहीं, ठीक है, मोम हो गई, कांच हो गया, इस टाइप का भ्रक हो गई। तो इसको अगर हम इससे के अलग करें, ई बराबर यहाँ से निकाल लें 1/k, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और ये है वायु की, एयर की। तो E m बराबर आएगा, ये किसकी है? वायु की। ए लिख लें हम, एयर या वैक्यूम। तो 1/k और ये पूरा बराबर बेटा किसके है? वायु में वह उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 से भी लिख सकते हैं, EA से भी लिख सकते हैं, एयर। तो मतलब यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E/k गुना हो जाती है। 1/k के नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? EA/k। तो पहले से जब भाग देंगे तो पहले से क्या आएगा? मान कम हो जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब यदि किसी दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, या जो इस बिंदु आवेश के कारण, हम जिस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, उसके बीच में माध्यम में क्या हो? कोई माध्यम हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम हो जाएगी। और वायु या निर्वात है तो अधिक होगी। तब क्या होगी? अधिक होगी। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट, इसका पहला पॉइंट हो गया, तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? यदि आवेशों के बीच में क्या है? बिंदु आवेश के बीच में कोई किसी माध्यम में रखा है, यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात अथवा वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 1/k गुना हो जाएगी। यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा है या किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 1/k गुना हो जाएगी। लिखिए, यदि बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है लिख गया, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, तब बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ये निर्वात में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की
1/k गुना हो जाएगी। वन अपॉन के गुना हो जाएगी। क्लियर? यही नियम वैद्युत बल में भी कार्य करेगा। यदि दोनों आवेशों के बीच क्या निर्वात या वायु है और उसके बीच फिर क्या किया जाए, परावैद्युत माध्यम रख दें, तो जो माध्यम की वैद्युत बल होगा वो निर्वात या वायु में उत्पन्न वैद्युत बल का 1/k गुना होगा। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/k गुना आई, उसमें वैद्युत बल होगा तो वैद्युत बल 1/k गुना होगा। क्लियर? तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा, 1/k गुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब देखो आपने एक चीज़ और देखा इसमें कि E बराबर जो आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इसका मतलब नीचे क्या आ रहा है, 1/r आ रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अलग कर दें इंटू 1/r²। तो E जो प्रोपोर्शनल टू है वो किसके, 1/r² के। तो E व 1/r² के बीच जो ग्राफ बनेगा, बीच ग्राफ जब बनता है तो वो क्या होता है, उसके बीच जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। E/r के बीच ऐसे बनेगा। मतलब समझना, दूरी थी सबसे कम, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये है R। दूरी थी सबसे कम तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक। दूरी बढ़ती जा रही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही। दूरी बढ़ती जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। लेकिन यही आपसे क्या कह देता, फोर्थ पॉइंट में आपसे कह देता, क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे E/r के बीच ग्राफ, तब ये लगाएंगे। आपसे कह देता या r² के बीच ग्राफ, आपसे कह दे E व 1/r² के बीच ग्राफ, तब क्या होगा, तब ये ऐसे सीधी रेखा होगी। ये है E और यह है 1/r²। अब मतलब समझना, E बताया E प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, तो r² के तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा काम करेगा। ये जब बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा, घटेगा। लेकिन 1/r² अगर हम पूरा लें तो पूरे के ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब इस पूरे का 1/r² का मान अगर बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, बढ़ेगा। इसका मान घटेगा पूरे का, 1/r² का पूरे का मान अगर बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। 1/r² पूरे का मान घटेगा तो इसका मान घटेगा। लेकिन केवल r की बात करें तो r² का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, क्योंकि r² के उल्टा है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों फिगर कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ऑप्शन में भी दे दिए जाते हैं, तो इसको बनाइए और नोट कीजिए। इसमें लिख भी सकते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे भी ये r² है। अब लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए। देखिए पहला न्यूमेरिकल है, लिखेंगे, कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴
15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अल्फा कण पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। अल्फा कण पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। हल करेंगे। को बात कर रहा है अल्फा कण की बात कर रहा है। तो अल्फा कण पर एक बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र की जो अल्फा कण है, तो देखो आपने अभी पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर पढ़ा F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट का इधर गुणा करेंगे तो F बराबर आ जाएगा E इंटू क्यू नॉट। मतलब वैद्युत बल का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के गुणनफल के बराबर। परीक्षण आवेश कह सकते हो या आवेश कह सकते हो। तो एक अल्फा कण कह रहा है, तो अल्फा कण पर आवेश बच्चों आपको पता है होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इतना आवेश होता है अल्फा कण पर। तो यह आपको क्यू का मान पता चल गया। वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता दे रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको दे रहा है 15 गुणा 10 की घात 4। 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। आपसे कह रहा है वैद्युत बल की गणना करना है। वैद्युत बल F बराबर आपको पता है होता है E इंटू क्यू। E का मान रखेंगे। E का मान आपको दे रहा है 15 गुणा 10 की घात 4 और Q का मान दे रहा है 3.2 गुणा 10 की घात -19। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 की 0 और 15 दिया 45 और 3 घात में थे तो 45 3 हो जाएंगे 48। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव। 10 की घात -19 और ये प्लस के 4 है तो -19 में प्लस के 4 जाएंगे, माइनस के आ जाएगा 15। हमेशा दशमलव के इस तरफ केवल एक अंक रखते हैं तो एक अंक इस तरफ करने के लिए लिखेंगे 4.5, 4.8 इंटू 0 लिखो या ना लिखो 10 की घात। इस तरफ जितने अंक आते हैं उतनी घातें होती हैं प्लस की। तो एक अंक आए, यहाँ पे था दशमलव, यहाँ आ गया एक अंक, तो एक घात हो जाएगी प्लस की। 4.8 इंटू 10 की पावर -14 इतने न्यूटन का यह वैद्युत बल इसमें कार्य करेगा। क्लियर? और यही हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। नोट कीजिए, फिर एक और बोल दें या पहले एक और लिख लो फिर उसके बाद नोट करो। ये पहला हो गया। इतने स्पेस छोड़ देना इसके हल करने की। क्वेश्चन नोट कर लो। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी, निर्वात में 1.0 न्यूटन 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और लिखिए इससे रिलेटेड, इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम, 1.44 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इसका आंसर लिखिए 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम, 1.44 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद लिखिए अगला लास्ट क्वेश्चन, फिर समझा दें सारे। कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकूलम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। देखो पहले तो इसी को समझ लो। पंखे की आवाज़ थी तो हो सकता है वीडियो में स्पष्ट आवाज़ ना आई हो। कह रहा है अल्फा कण के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इतनी है। तो कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणा 10⁻⁹ या -19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दे रहा है। बल का फार्मूला लगाया E/Q। E की वैल्यू ये रख दी, Q का मान रखा, इन दोनों का आपस में गुणा करा के सॉल्व कर दिया। अब सेकंड जो आपको क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश। तो शुरुआत से जिस दिन से पहला लेक्चर चालू हुआ था तब से हम लोग इलेक्ट्रॉनों का जिक्र कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जैसा कि आप सभी को पता है और आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना क्यों है। माइनस का ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन ये जो सदिश राशियाँ हैं इसमें निगेटिव और पॉजिटिव जो चिन्ह होते हैं वो केवल दिशा को निर्धारित करते हैं। परिमाण में या हम लोग फार्मूले में इनका मान नहीं रखेंगे, चिन्ह सहित नहीं रखेंगे। और जो दूरी दे रहा है आपको वो कह रहा है 1.0 मीटर है। अब हम देखते हैं
कि ये बिंदु आवेश है, इसके कारण इतने मीटर की दूरी पर। तो अभी आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा कि किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फार्मूला आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आया 1/4πε0। बताया था यदि K का मान दिया गया हो तो K रखेंगे, नहीं दिया गया है तो नहीं रखेंगे, Q/R²। 1/4πε0 का मान जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 9 × 10 की घात होता है 9, बता चुके हैं। Q का मान दे रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R², R की जगह 1 के बाद दशमलव बाद 0 है, कोई मतलब नहीं तो आप 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं। इस दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं तो केवल आप 9 लिख सकते हैं। 16 का 9 बार गुणा करेंगे तो 16 9 होते हैं 144, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, तो हो जाएगा 144 गुणा 10 की घात -19। -19 ये है और प्लस के 9 है, तो -19 में प्लस के 9 जाएंगे तो बचेगा -10। 16 का 9 में गुणा किया 144 आया, 1 अंक बाद दशमलव था, 1 अंक बाद हम लोगों ने दशमलव रख दिया, तो इसका एक्चुअल जो आंसर आ जाएगा तो दशमलव को 1 अंक इस तरफ आएंगे तो E का मान आएगा 1.44 × 10 की पावर। जब भी हम लोग इस साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं, बाएं पक्ष की ओर चलते हैं, घात प्लस में होती है तो 1 अंक इस तरफ लाएँ तो 1 घात प्लस की होगी, तो -10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा E = 1.44 × 10 की पावर -19 न्यूटन प्रति कूलम। और यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, यह आंसर आ गया। इसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 3rd नंबर, इसी से रिलेटेड है। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक के स्वयं से लगा सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाइड्रोजन के नाभिक पर। अब हाइड्रोजन में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, एक ही तो केवल प्रोटॉन होता है, और नाभिक पर, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन के नाभिक पर आवेश मतलब एक प्रोटॉन पर आवेश, और एक प्रोटॉन पर आवेश आपको पता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बस धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो हाइड्रोजन के नाभिक पर आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो आपकी जो दूरी दे रहा है आपको वो R बराबर दे रहा है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम तो दूरी दे रहा है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है। तो एंगस्ट्रॉम को जब हम लोग मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -10 का गुणा करते हैं, इतने मीटर हो गया। अब आपको लगाना है वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम ऐसे ही लगा देंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/R²। तो वैल्यू रखेंगे तो इसका मान आपको पता है इतने का होता है 9 × 10 की घात 9। Q का मान आपको दे रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R² है, तो R की जगह रखेंगे इसका स्क्वायर, तो 1 × 10⁻−10 का स्क्वायर। 16 का 9 में गुणा करेंगे, 16 9 144, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, -19 में 9 जाएंगे तो बचेगा -10। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो गुणा होगा, तो 10 दूनी 20, तो 10 की घात -20। घातों में क्या होता है, गुणा होता है। जैसे a की पावर m है, इसकी होल पावर n है, तो m × n होगा, यह होता है। तो ऐसे इनका गुणा हुआ, 10 दूनी 20 हो गए। इसके बाद बात करेंगे तो 1.4 × 10 की पावर, घात ये है -10,
-10 है, 20 ऊपर जाएगा प्लस के 20, तो आ जाएगा 14.4 गुणा 10 की घात प्लस 20 में -10 जाएंगे तो बचेगा -10 प्लस के 10, प्लस की संख्या बड़ी है। दशमलव को एक अंक इस तरफ लाएंगे तो 1.44, और जैसा कि आप सभी को पता है जब दशमलव इस तरफ लाते हैं तो घात प्लस की होती है, तो 10 थी एक और हो गई तो हो गई 11, इतने न्यूटन प्रति कूलम, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर? नोट कीजिए इनको। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे लेक्चर की बात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।